नमस्कार दोस्तों, पढ़ाकू क्लासेस के YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो जीके जीएस का, यानी इसमें हम कवर करने वाले हैं जियोग्राफी। ज्योग्राफी के साथ साथ जो हमारा स्टैटिक जीके होता है, स्टैटिक जीके, उसे भी हम लोग कवर करने वाले हैं, क्योंकि हमारी पूरी टीम आप लोगों को पीवाईक्यू करा रही है। तो यानी दिल्ली पुलिस में जो जो क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, किस तरह उसके पैटर्न रहेंगे, उसी के अकॉर्डिंग क्लासेस आपकी चल रही हैं। एक बार हम चर्चा करना चाहते हैं सिलेबस के ऊपर। जैसे कुछ बच्चों का होता है कि सर इसमें सिलेबस क्या होगा, तो सिलेबस की बात करते हैं कि यदि हम जीके प्लस जीएस की बात करते हैं बेटा, तो देखते हैं कि यहाँ से आपके लगभग 50 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। फिर आपके कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर से आपके 10 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद यहीं पे हम बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग से आपके क्वेश्चन देखा जाए तो 25 क्वेश्चन रीजनिंग से होते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखिए आपका बच रहा है यहाँ पे मैथ्स, और मैथ से आपके 15 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ये आपका पूरा सिलेबस है। अब हमको जीएस जीके में क्या पढ़ना है, आपको सबको पता है कि हिस्ट्री इसमें आ जाएगा आपका। हिस्ट्री के बाद आप ज्योग्राफी देखेंगे, ज्योग्राफी के बाद आपका पॉलिटी आ जाता है, और पॉलिटी के साथ साथ आप इकोनॉमिक, और इकोनॉमिक के बाद आपका साइंस का पार्ट आता है। ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। अब है कि हम जीके जीएस को इतना इम्पोर्टेंस क्यों देंगे, क्योंकि देखिए कि जो इस एग्जाम का आपके यानी जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम है, उसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनेंगे आपके जीके जीएस से आते हैं। यदि आप इस जीके जीएस के 50 क्वेश्चन में से आप 40 क्वेश्चन ही आप सही करते हैं और बाकी से आप इसका 50-50 करते हैं, तो मान के चलिए यानी 40 क्वेश्चन आपने जीके जीएस से कर लिया, कंप्यूटर से आपने केवल 5 क्वेश्चन किया, और रीजनिंग से मान लेते हैं कि कितना भी कोई बच्चा करता है तो रीजनिंग से कम हुआ 18 से 20 क्वेश्चन तो करता ही करता है, और मैथ नहीं भी आता है तब भी वो तुक्का मार के आता है, तो 7 क्वेश्चन तो करेगा ही करेगा। तो आप देखिए यानी 7 5 12 2 4 2 6 1 7 यानी 72 क्वेश्चन यहाँ से उसके क्या होंगे, सही हो जाएंगे। और इसी स्ट्रेटजी के साथ हम लोग क्या करेंगे, क्लास को करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम पीवाईक्यू की तरफ बढ़ते हैं, और पीवाईक्यू में देखिए कि पहला प्रश्न क्या है। एक बहुत ही अच्छी लाइन है कि भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है, जिसे अपने सपनों से प्यार नहीं। यानी जिसे दिल्ली पुलिस की वर्दी पानी है तो उसे लग जाना पड़ेगा, उसे प्रण करना पड़ेगा, और उसे मेहनत लगातार करनी पड़ेगी, तभी आप क्या कर सकते हैं, सफलता पा सकते हैं। तो चलिए प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं, और प्रश्न है कि व्हेन इज महाशिवरात्रि सेलिब्रेट अकॉर्डिंग टू द दृक पंचांग। यानी जो दृक पंचांग है बेटा, इसे लिख लीजिएगा आप लोग, दृक पंचांग। एक दृक पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि कब मनाई जाती है। ऑप्शन ए कह रहा है आपका माघ कृष्ण पक्ष के चतुर्थी को यानी चतुर्दशी को मनाई जाती है। बी ऑप्शन कह रहा है आषाढ़ कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी को मनाई जाती है। फिर है आपका सी ऑप्शन कह रहा है फागुन शुक्ल पक्ष को मनाई जाती है। डी ऑप्शन कह रहा है चैत्र शुक्ल पक्ष एकम को मनाई जाती है। अब सबसे पहले मनाई कब जाती है उसकी चर्चा करेंगे, लेकिन ये महाशिवरात्रि होता क्यों है। तो यह देखिए, महाशिवरात्रि जो है फरवरी और मार्च के महीने में मनाया जाता है। यानी फरवरी और मार्च के महीने में भगवान शिव, अभी सावन का महीना चल ही रहा है, तो यानी भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के उपलक्ष्य में क्या होता है, महाशिवरात्रि मनाई जाती है। तो कब मनाई जाती है, यदि हम बात किए फरवरी और मार्च महीने की, तो फरवरी और मार्च महीना आपका पड़ता है माघ में,
और दो पक्ष चलता है, एक होता है कृष्ण पक्ष, एक होता है शुक्ल पक्ष। ठीक है, तो कृष्ण पक्ष में यह मनाई जाती है और कृष्ण पक्ष के चौथे दिन क्या होती है, महाशिवरात्रि को मनाया जाता है। तो इसलिए इसका जो सही जवाब होगा, इसका सही जवाब क्या होगा, ए ऑप्शन इज सही क्वेश्चन जवाब आपका होगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न है हमारा कि प्लेइंग टू विन किस भारतीय ओलंपियन की आत्मकथा है। आत्मकथा का मतलब होता है किसी व्यक्ति के बारे में उसके पूरे जीवन की कहानी को लिखना ही क्या कहलाता है, आत्मकथा कहलाता है। और इसमें ऑप्शन ए दिया है कि अभिनव बिंद्रा की ये कहानी है, बी ऑप्शन है साइना नेहवाल की है, सी आपका कह रहा है लवलीना बोरगोहेन का है और डी ऑप्शन कह रहा है कर्णम मल्लेश्वरी का है। तो इसका जो सही जवाब है, इसका सही जवाब है साइना नेहवाल। यानी साइना नेहवाल एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। इनके बचपन से लेकर के ओलंपिक तक के जितने भी इन्होंने खेल खेला है उन सभी चीज़ों की कहानी इसमें लिखी गई है, यानी इस आत्मकथा में लिखा गया है जिसका नाम है प्लेइंग टू विन। ठीक है, चलिए अब हम आगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा कौन सा सांस्कृतिक उत्सव आयोजित किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा है ताज महोत्सव, बी ऑप्शन कह रहा है हम्पी नृत्य उत्सव, सी ऑप्शन कह रहा है नट्यांजलि उत्सव और डी ऑप्शन कह रहा है निस्गंधी महोत्सव। इस प्रश्न का आप लोग जवाब दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। यदि हम उत्तर प्रदेश के पर्यटन की बात करते हैं, यानी जो पर्यटन मंत्रालय है, उत्तर प्रदेश पर्यटन मंत्रालय दो प्रकार के महोत्सव करता है। एक है हमारा गंगा महोत्सव और दूसरे को हम जानते हैं ताज महोत्सव के। ऐसे देखिएगा आप लोग, एक को हम गंगा महोत्सव के नाम से जानते हैं और दूसरे को हम ताज महोत्सव के नाम से जानते हैं। अब नाम से आप लोगों को यहाँ पर पता चले ही जाएगा कि ये गंगा महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है और ताज महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है। गंगा महोत्सव यानी उत्तर प्रदेश में यदि गंगा नदी की बात करें तो ये शहर सबसे पवित्र स्थल माना जाता है वाराणसी। ठीक है, वाराणसी में क्या किया जाता है, गंगा महोत्सव मनाया जाता है। अब इस गंगा महोत्सव में क्या होता है, इस गंगा महोत्सव में माता गंगा जो है इनकी महत्ता के बारे में, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है उसके बारे में बताया जाता है, महत्ता के बारे में बताया जाता है। इस गंगा नदी का संस्कृत क्या है, यानी संस्कृति क्या है, कल्चर क्या है, उसके बारे में यहाँ पर सब चीज बताया जाता है। अब हम बात करते हैं ताज महोत्सव। तो नाम से देखिए ताज महोत्सव यानी ताजमहल कहाँ पे है, तो आगरा में, तो इसलिए ये ताज महोत्सव कहाँ पे मनाया जाएगा, तो हमेशा ट्रिक के रूप में याद रखिएगा यह आगरा में मनाया जाता है। यह भी पर्यटन मंत्रालय द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, ताज महोत्सव। अब इस ताज महोत्सव में क्या होता है, ताज महोत्सव में वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं उनके द्वारा मेला लगाया जाता है। उस मेले में वहाँ के कल्चर के बारे में बताया जाता है, वहाँ की जो पकवान होती है उसके बारे में बताया जाता है, जो वहाँ की मिठाइयाँ होती हैं उसके बारे में बताया जाता है। और मिठाई का नाम लेते आप लोग के मुँह में मिठाई पानी आ ही जाता होगा। ठीक है, तो उन सभी महत्ता के बारे में बताया जाता है। और ये जो ताज महोत्सव है, यानी देखिएगा इसकी संस्कृति क्या है। ठीक है, यहाँ पे जो मेला लगता है वह 10 दिनों का मेला लगता है, जिससे लोग जो अपने घरों में प्रोडक्ट को बनाते हैं, चाहे वो शिल्प कला हो, ठीक है, चाहे वह किसी प्रकार की कला आकृति हो, ठीक है, वो सारी चीज़ों को ला करके इस मेले में उसको सेल किया जाता है, बेचा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो यानी इसका जो सही जवाब होगा कि उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा कौन सा सांस्कृतिक उत्सव आयोजित किया जाता है, तो होगा आपका ए ऑप्शन। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय जलमार्ग 10 यानी किस राज्य में है। नेशनल वाटरवे 10 इज लोकेटेड इन विच स्टेट, यानी जो नेशनल हाईवे है
यानी जो राष्ट्रीय जल मार्ग है वो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए कह रहा है केरल, बी ऑप्शन कह रहा है पश्चिम बंगाल, सी ऑप्शन कह रहा है तमिलनाडु और डी ऑप्शन कह रहा है महाराष्ट्र। इसका जो सही जवाब है वह पश्चिम बंगाल होगा। यह नेशनल हाईवे जो पश्चिम बंगाल का है यानी वेस्ट बंगाल, ये जो वेस्ट बंगाल है, यदि हम वेस्ट बंगाल की बात करते हैं तो आप इसको देखिएगा कि पश्चिम बंगाल में एक जगह है सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी से होते हुए यह सिक्किम के गंगतोक तक जाती है। ठीक है, कहाँ तक? सिक्किम के गंगतोक होकर जाती है। चलिए अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि उस्ताद अल्लाह रखा खां, सबीर खां, ठीक है, पंडित ज्ञान प्रकाश घोष किस संगीत यानी वाद्य यंत्र से जुड़े हुए थे? यानी जो उस्ताद अल्लाह खां थे या सबीर खान की बात कर रहा है पंडित ज्ञान प्रकाश, एक कौन ऐसे थे जो किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? तो ऑप्शन ए कह रहा है शहनाई वादक थे, बी ऑप्शन कह रहा है तबला वादक थे, सी ऑप्शन कह रहा है मृदंग बजाते थे और डी ऑप्शन कह रहा है वायलिन बजाते थे। तो आप लोग बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, क्योंकि आपके हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा है कि उस्ताद अल्लाह रखा खां किस वाद्य यंत्र को बजाते थे। इस प्रश्न का आप लोग जवाब दीजिए। यदि हम उस्ताद अल्लाह रखा खां की बात करें, सबीर खां की बात करें, यानी जितने यहाँ पर नाम दिए गए हैं ये सभी के सभी तबला वादक थे। क्या थे? तबला वादक थे। यदि हम शहनाई वादक की बात करें तो हम क्लास में चर्चा करेंगे शहनाई वादक कौन कौन से रहे हैं। यदि शहनाई वादक की यहाँ पे बात करें, बिस्मिल्लाह खां, लिख लीजिएगा आप लोग यहाँ पे, बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां के बाद अनंतलाल, अनंतलाल के बाद अली अहमद। ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो शहनाई वादक थे। कुछ बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं मृदंग और तबला में। मृदंग यदि हम दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में लोग इसे मृदंग को संगीत के रूप में यूज करते हैं, लेकिन जैसे ही हम उत्तर भारत की तरफ बढ़ते हैं तो उत्तर भारत में एक तरह से मिथक है कि वे लोग कह सकते हैं कि जो बाह्य आडंबर है यानी जादू टोना टोटका में इस मृदंग का लोग क्या करते थे, अभी भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब कितना सही है कितना गलत ये जाके देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे की बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक कर्नाटक में नहीं है? कौन सा ऐसा प्लेसेस है जो कर्नाटक में नहीं है? ऑप्शन ए दिया है कित्तूर का किला, बी ऑप्शन है होयसलेश्वर मंदिर, सी ऑप्शन है गोल गुंबद और डी ऑप्शन है पलक्कड़ का किला। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? कर्नाटक में नहीं है, यानी यही पूछा है कर्नाटक में नहीं। यदि हम कित्तूर की किला बात करें, होयसलेश्वर मंदिर की बात करें या गोल गुंबद की बात करें, ये सभी के सभी कहाँ पे हैं? कर्नाटक में हैं। कहाँ पे हैं? कर्नाटक में हैं। लेकिन यदि हम पलक्कड़ के किले की बात करें तो यह कहाँ पे है? पलक्कड़ का जो किला है आपका यह पड़ता है केरल में। कहाँ पे है? केरल में। और इसे किसने बनवाया था? तो इसे हम टीपू सुल्तान के किले के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? टीपू सुल्तान का किला। टीपू सुल्तान का किला के नाम से जानते हैं। लेकिन
इसको बनवाया था, इसका निर्माण जो करवाए थे मैसूर के शासक, मैसूर के शासक हैदर अली द्वारा इस पलक्कड़ के किले का निर्माण कराया गया था। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, प्यादा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? जो लोग गेम खेलते हैं, इतना बता दूं कि यह जो गेम है इंडोर गेम है, और यहां से आप लोग जवाब दे सकते हैं कि प्यादा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। प्यादा की बात करते हैं, सभी बच्चे जानते हैं कि प्यादा यानी एक होता है चेस यानी शतरंज, और उसमें देखते होंगे ऐसे वहां पे टोटल आपके 68 क्या होते हैं, खाने बने होते हैं, 64 खाने बने होते हैं, ब्रैकेट्स होते हैं। ठीक है, तो जो दूसरी लाइन होती है दोनों टीमों की, ठीक है, यहीं पर प्यादे बैठे होते हैं और यही क्या करते हैं, यहाँ पहले जब चाल चलते हैं तो पहली चाल में 1 कदम या 2 कदम चल सकते हैं, लेकिन जब ये अपने शत्रुओं पर वार करते हैं तो क्रॉस वार करते हैं, इसी को प्यादा बोला जाता है। ठीक है, जो अपने अन्य जो महत्वपूर्ण इस खेल के जो खिलाड़ी हैं उनको क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करने का काम करते हैं। ठीक है, चलिए, तो यह किससे संबंधित है, यह चेस से संबंधित है, यानी शतरंज से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी की थी? ऑप्शन ए है तेलंगाना, बी ऑप्शन है हरियाणा, सी ऑप्शन दिया है कर्नाटक, डी ऑप्शन है आपका असम। यदि हम यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की बात करते हैं तो इसकी मेजबानी किया था हरियाणा ने, लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 2018 में। कब हुआ था? 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, और जब 2018 में शुरुआत हुई थी तो इसका नाम रखा गया था खेलो इंडिया यूथ गेम्स। क्या था? खेलो इंडिया स्कूल गेम्स था, खेलो इंडिया स्कूल गेम रखा गया था, लेकिन 2019 में इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया? यूथ गेम्स, यानी खेलो इंडिया यूथ गेम्स कर दिया गया। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्टेशन पर सबसे अधिक वर्षा होती है? यानी वार्षिक वर्षा, यानी वर्ष भर में सबसे ज़्यादा वर्षा किस स्टेशन पर होती है? तो ए ऑप्शन है आपका शिलोंग, बी ऑप्शन है चेन्नई, सी ऑप्शन है जोधपुर, और डी ऑप्शन दिया है नागपुर। तो इसमें से बताइए कौन सा ऐसा स्टेशन है जहां पर सबसे अधिक वर्षा होती है? तो इसका जो सही जवाब है वह होगा शिलोंग। कहेंगे सर शिलोंग में अधिक वर्षा क्यों होती है? तो जब आप उसका भौगोलिक दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो जो शिलोंग है, शिलोंग के पास एक पहाड़ी स्थित है जिसका नाम है खासी पहाड़ी। जब अरब और उसके नीचे अरब सागर स्थित है, जब अरब सागर की से हवाएं चलती हैं, और जब हवाएं चलती हैं तो खासी पहाड़ी से क्या होती है? टकरा जाती हैं, और टकराने के बाद वहाँ पर उसकी हवाओं में क्या होता है? नमी होता है। नमी होने के कारण वो क्या होती है? संघनित हो जाती हैं, और संघनित होने के बाद वो बादल का रूप ले लेती हैं, और जब बादल का रूप लेती हैं तो बूंदों के रूप में क्या होती है? पृथ्वी पर टपक आती हैं, और इसीलिए उसे क्या बोला जाता है? इसी कारण शिलोंग में सबसे अधिक वर्षा होने का कारण है। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी किस देश ने किया था? तो इसका सही जवाब होगा भारत। भारत ने 2023 में क्या किया था? IBA यानी जो महिला बॉक्सिंग है, महिला बॉक्सिंग को आगे बढ़ाने के लिए, महिलाएं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें, तो उसी के लिए भारत ने इसकी क्या किया था? मेजबानी किया था। तो आप देखिएगा प्रश्नों का कैसे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, तो इसीलिए बार बार आपसे कहते हैं कि सबसे पहले यदि किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने सिलेबस को जानिए, सिलेबस के साथ साथ PYQ देखिए। PYQ देखने से क्या होता है? आपकी समझ विकसित होती है,
कभी कभी क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं, जब क्वेश्चन रिपीट होंगे तो फिर आप उसके यदि आपने किया है तो गलत होंगे नहीं। दूसरा कि क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है, क्वेश्चन किस स्तर तक पूछ रहा है, उसका लेवल क्या है, ये आपको पता चल जाता है। तो इसलिए PYQ जरूर देखें, और सारा का सारा PYQ आपके पढ़ाकू क्लासेस के YouTube चैनल पर आपको मिल रहा है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। ए ऑप्शन दिया है ब्रेचिया, बी ऑप्शन है चर्ट, सी ऑप्शन है कांग्लोमरेट और डी ऑप्शन है रायोलाइट। यदि हम चट्टानों की बात करें, रॉक्स की बात करते हैं, तो देखिएगा यदि हम रॉक्स की बात करते हैं तो चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं, सभी लोग आप जानते होंगे। एक को हम जानते हैं आग्नेय चट्टान, क्या कहते हैं, आग्नेय चट्टान कहते हैं। दूसरे को हम कहते हैं अवसादी चट्टान, और एक होता है रूपांतरित चट्टान। ठीक है, अभी आग्नेय चट्टान क्या होती है। आग्नेय चट्टान आपको पता है कि जब हम पृथ्वी की सतह से नीचे जाते हैं तो पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे बेटा, तो देखिएगा पृथ्वी की सतह के नीचे जाने पर क्या होगा, दबाव बढ़ेगा। दबाव के साथ साथ तापमान की अधिकता होगी। जब दाब और प्रेशर दोनों, दाब और टेम्परेचर यानी दोनों, जब प्रेशर और टेम्परेचर दोनों जब पड़ता है तो कोई भी चीज क्या होती है, एक अपने जो उसकी स्थिति होती है उसके बाद वो वहां पे जाके मेटल यानी पूरी तरह से पिघल जाती है, और पिघलने के बाद द्रव अवस्था के रूप में क्या होती है, वहां पर पड़ी रहती है। जब वह चीजें द्रव अवस्था में पड़ी रहती हैं और जब पृथ्वी के अंदर क्या होती है, हलचल होती है, तो हलचल होने के कारण जो पृथ्वी की ऊपरी सतह है, जो कमजोर सतह है, वो क्या करेगी, उसको तोड़ती है, और तोड़ने के कारण वो क्या करती है, पृथ्वी की सतह के ऊपर आ जाती है, और इसी को हम लोग ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है, जिसे हम मैग्मा और लावा के रूप में जानते हैं। तो वही चीज है, इसे हम आग्नेय चट्टान के रूप में भी जानते हैं। यदि हम आग्नेय चट्टान की बात करें तो उसके बाद है हमारा अवसादी चट्टान। अभी अवसादी चट्टान क्या होती है, अवसादी चट्टान की बात करते हैं तो जो हमारे मिट्टी, रेत या पहाड़ जो होते हैं, उनके जो छोटे छोटे टुकड़े धीरे धीरे लंबे समय से इकट्ठा होकर दब जाते हैं, और एक लंबे समय अंतराल के बाद एक चट्टान के रूप में क्या होते हैं, परिवर्तित हो जाती हैं। ऐसे प्रकार की चट्टानों को हम अवसादी चट्टान कहते हैं। अब ये रूपांतरित चट्टानें क्या होती हैं। रूपांतरित चट्टानों का मतलब समझिएगा कि इसका मतलब है कि आग्नेय चट्टान या अवसादी चट्टान, यानी ये जो दोनों चट्टानें आग्नेय और अवसादी चट्टान, एक कभी उच्च ताप या दाब के कारण क्या होती हैं, उच्च ताप और दाब के कारण बदल जाने से बनती हैं। यानी जब इस रूपांतरित चट्टानें हैं, जब इसमें यानी जो आग्नेय चट्टान है और जो अवसादी चट्टान है, इसमें कभी क्या ताप ज्यादा पड़ गया या कभी यहाँ पर तापमान ज्यादा पड़ गया, तो यह अपने रूप को बदल लेती हैं। जब अपने रूप को बदल लेती हैं तो ही रूपांतरित चट्टान का रूप धारण कर लेती हैं। रूपांतरित चट्टान का मतलब सीधा सा समझिएगा, रामायण में एक किस्सा आता है, जो रावण की बहन होती है शूर्पणखा। तो शूर्पणखा एक सुंदर युवती बन के आती है, लेकिन लक्ष्मण द्वारा उसका नाक कान काट दिया जाता है, जिससे उसका रूप क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। तो इसी को समझिएगा रूपांतरित चट्टान का क्या है, उदाहरण है। और हमारे घरों में जो संगमरमर के पत्थर लगे होते हैं, वह सब के सब क्या हैं, रूपांतरित चट्टान के उदाहरण है। समझ गए, ठीक है। अब हमारा प्रश्न क्या था, प्रश्न था हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। ठीक है, तो ए ऑप्शन दिया था ब्रेचिया, बी ऑप्शन दिया था चर्ट, सी ऑप्शन है कांग्लोमरेट और डी ऑप्शन है आपका रायोलाइट। ठीक है, तो आग्नेय चट्टान का जो उदाहरण है यह रायोलाइट होगा। हम इसके विस्तार पूर्वक चर्चा क्लास में करेंगे। ठीक है।
चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि रायलाइट में कैसे परिवर्तित होता है, उस सब की चर्चा हम लोग करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि सिद्धि धमाल निम्नलिखित में से किस राज्य में सफल शिकार गतिविधियों का जश्न मनाने के लिए नृत्य के रूप में जाना जाता है। यह सिद्धि जो धमाल है कि जब पृथ्वी पर लोगों का प्रवास प्रारंभ हुआ तो अफ्रीका के कुछ ऐसे जनजातियां थीं जो क्या हुई, अफ्रीका से भारत की तरफ चली हैं और भारत के गुजरात राज्य में आकर रहने लगी। उन्हीं को हम क्या कहते हैं, सिद्धि धमाल कहते हैं। और एक इसका सही जवाब होगा गुजरात। अब ये सिद्धि धमाल पूछा है कि जश्न कैसे मनाते हैं। जश्न का मतलब है कि वह, जैसे आप लोग बर्थडे पार्टी मनाते हैं, आपके किसी दोस्त का सिलेक्शन हो जाए तो आप वाइन की बोतल खोलते हैं या जो चीज़ें हैं आप करते हैं, तो ये लोग भी उसी तरह के कुछ अपने जश्न मनाते हैं। जश्न मनाने का तरीका क्या होता है, यहाँ पे नर्तकी नहीं आती हैं, यहाँ पे नर्तक लोग काम करते हैं। नर्तक का मतलब होता है पुरुष वर्ग कमर के नीचे मोर का पंख बांधते हैं और पंख बांधकर और कमर के ऊपर अधो वस्त्र यानी थोड़े कपड़े पहनकर अपने अंग का प्रदर्शन करते हैं। और कुछ लोग खुशी के माहौल में अपने सर के ऊपर नारियल को तोड़ने का काम करते हैं। इस सिद्धि धमाल की जो जातियां हैं उन्हीं के द्वारा किया जाता है। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की एक जीविका आधारित फसल है, यानी कौन सा ऐसा क्रॉप्स है जिससे हम क्या करते हैं, भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया है गेहूं, बी ऑप्शन दिया है, इसको सही कर लीजिए बेटा, ए ऑप्शन दिया है गेहूं, बी ऑप्शन दिया है जूट, सी ऑप्शन है कपास यानी कॉटन और डी ऑप्शन दिया है शुगर केन यानी गन्ना। तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं। यदि हम जूट की बात करें तो जूट हम भोजन के रूप में यूज कर नहीं सकते हैं, यानी इसे हम बेच करके क्या कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, कपास की बात करें यानी कॉटन की, तो इससे हमें कपड़ा पहनने यानी कपड़ा बनाने के काम आता है, तो इससे भी हमारे पैसे बनते हैं। गन्ने से हम गन्ना डेली खा नहीं सकते हैं, तो इसे भी हम नगदी फसल के रूप में जानते हैं, यानी यहाँ से भी हम पैसे क्या कर सकते हैं, कमा सकते हैं। ठीक है, अब रहा एक ही ऑप्शन बचता है हमारा गेहूं। गेहूं से हम क्या करते हैं, डायरेक्ट भोजन के रूप में भी हम प्रयोग कर सकते हैं। यानी आप देखेंगे कि गेहूं से हम रोटी बना सकते हैं, गेहूं से हम ब्रेड बना सकते हैं, तमाम तरह की चीजें आज क्या हैं, इसी से बन रही हैं। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, अनंत आर कृष्णन एक प्रसिद्ध वादक हैं, तो बताइए अनंत आर कृष्णन एक प्रसिद्ध वादक हैं, तो कैसे वादक हैं बताएं, इसका सही जवाब दें आप लोग। तो इसका बेटा सही जवाब होगा, ऑप्शन दिया है ए मृदंगम, बी ऑप्शन है बांसुरी, सी ऑप्शन है संतूर और डी ऑप्शन है सितार। तो जो अनंत आर कृष्णन है बेटा, यह दक्षिण भारत के एक मृदंग वादक हैं और ये क्या करते हैं, संगीत के रूप में मृदंग का प्रयोग करते हैं। तो हमें अभी कुछ समय पहले तीसरा या चौथा प्रश्न था, वहां पे हमने इसका चर्चा किया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, भरतनाट्यम, नाट्यम से याद कर रखिएगा कि नाटक ज्यादा कहाँ पे होता है, तमिलनाडु में, इसका ट्रिक है। तो भरतनाट्यम किस राज्य की उत्पत्ति है, तो यह तमिलनाडु से उत्पत्ति है। अब इस भरतनाट्यम में क्या होता है, जो देवदासियां होती थी, देवदासियां भगवान को प्रसन्न करने के लिए, ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए मंदिरों में नृत्य का काम करती थी और यहीं से भरतनाट्यम की उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत का पहला पदक किसने जीता था। ए ऑप्शन है मीराबाई चानू, बी ऑप्शन है लवलीना बोरगोहेन, सी ऑप्शन है मैरी कॉम और डी ऑप्शन है पीवी सिंधु। इस प्रश्न का आप लोग जवाब दीजिए। कह रहा है कि टोक्यो ओलंपिक में 2021 में भारत का पहला पदक किसने जीता था, और यहीं पे आप लोगों से प्रश्न है एक और कि टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था और किस खेल में जीता था। इस प्रश्न का आप लोग जवाब दीजिए, तब हम इस प्रश्न को आगे बढ़ते हैं। यदि हम बात करते हैं 2021 में, तो मीराबाई चानू ने
49 किलोग्राम के भारोत्तोलक में इन्होंने क्या किया था, रजत पदक को जीता था। किसका? रजत पदक जीता था। और भारत का पहला क्या है, टोक्यो ओलंपिक में आने वाला पहला पदक है। मेरा प्रश्न था कि भारत के टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक किसने जीता था, तो वह जीता था नीरज चोपड़ा ने। किसने? नीरज चोपड़ा ने। किसमें जीता था बताइए। अब ये प्रश्न का जवाब आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बहुचर्चित अंग्रेजी उपन्यास एलिस एडवेंचर इन वंडरलैंड निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई है। तो देखिएगा, जब भी एग्जाम में ऐसे आपके प्रश्न पूछता है तो ऐसे प्रश्न यदि आपको नहीं आ रहे हैं, माइनस मार्किंग है, तो ऐसे प्रश्न को छोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपको एग्जामिनर फंसाने के लिए देता है। तो ऐसे प्रश्न करना नहीं है, नहीं आ रहा है तो नहीं करिए, ठीक है। यदि आपको याद है तो ही कीजिए। तो इस प्रश्न का जो जवाब होगा बेटा, इस प्रश्न का जो जवाब है वह होगा लुइस कोरेल। किसने? लुइस कोरेल ने। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस भरतनाट्यम नर्तक को 2021 में प्रतिष्ठित नाट्य कला निधि पुरस्कार मिला था। ये जो नाट्य कला निधि पुरस्कार है, यह कला निधि पुरस्कार दिया जाता है बेटा संगीत के क्षेत्र में। संगीत के क्षेत्र में जो सबसे उत्कृष्ट अच्छा काम करता है उसी को कला निधि पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और ये किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो मद्रास अकादमी द्वारा, मद्रास अकादमी द्वारा यह प्रदान किया जाता है। तो 2021 में यह किसे प्रदान किया गया, तो 2021 में यह प्रदान किया गया था कि चित्रा विश्वेश्वर को, ठीक है। इसका ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय लोक और जनजातीय नृत्य, देखिएगा लोक नृत्य यानी देखते हैं गांव में लोगों के द्वारा अलग अलग तरह से क्या किया जाता है, नृत्य किया जाता है, वह फिर जनजातीय समूह द्वारा नृत्य किया जाता है के साथ संयुक्त भारतीय यानी जो शास्त्रीय नृत्य है और यूरोपीय नृत्य है, इन चारों नृत्यों को अपना करके उसने डांस किया। तो ऐसे कलाकार वह कौन है, उसका नाम बताइए। तो उनका नाम है उदय शंकर। कौन है? उदय शंकर है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले टॉपिक के साथ पुनः मिलेंगे। आप इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहिए और दिल्ली पुलिस में जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।